बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर को कंक्लूड किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न फिज़िक्स का पहला चैप्टर है और उसका टाइटल है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब हमने सबसे पहले इसमें ये देखना है कि क्वांटम थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो क्वांटम थ्योरी जो है वो कहा जाता है मॉडर्न फिज़िक्स की बेसिक थ्योरी को। एक्चुअली में इससे पहले तक यानी 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड तक 1890 और 1895 तक लोग ये समझते थे कि जितनी भी फिज़िक्स के बारे में डेवलपमेंट्स हैं वो हम उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं और हम जस्ट उसको जो है वो क्या करेंगे, अब फर्दर आने वाले फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे। और वो जो वहाँ तक मेजर जो उसके रेवलेशन थी उसको क्या कहा जाता था, क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था। क्लासिकल फिजिक्स मींस ओल्ड आइडियाज, क्लासिकल आइडियाज, न्यूटन के लॉज जहाँ पर जो है वैलिड थे, वो तमाम की तमाम फिजिक्स जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है या क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। न्यूटन की फिजिक्स कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही और वहाँ से फिर हमें एक फिजिक्स की नई ब्रांच जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है उसने इवॉल्व किया, जन्म लिया और वहाँ से फिर हम मॉडर्न फिजिक्स की जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स ने कई फिनोमिनास के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो की, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ आई। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो बिल्कुल क्या थे, मुख्तलिफ थे। पहला उसमें classical physics failed to explain many phenomena about the behavior of matter on the atomic scale। तो ये एक बड़ी ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप क्लासिकल फिजिक्स को डेली लाइफ में बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें तो वो क्या करता था, बड़ी ही परफेक्ट किस्म की जो है वो रिजल्ट देता था। लेकिन जैसे ही आप एटॉमिक स्केल के ऊपर, छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं, वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई करते थे तो जो आंसर आता था वो बिल्कुल मुख्तलिफ आता था और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आता था वो बिल्कुल मुख्तलिफ आता था। उनमें से एक फिनोमिना वो है एमिशन ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ इन अ हाई टेम्परेचर गैस। जब आप किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बंद करते हैं तो उस वक्त उसमें से मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती हैं और वो जो वेवलेंथ हैं वो क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, वाज़ेह होती हैं, अलग होती हैं। क्लासिकल फिजिक्स इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही कि यानी एटम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बिना पे वो इस तरह की जो वेवलेंथ है वो अमिट कर रहा है। दूसरे नंबर पे किसी भी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम प्लॉट किया गया, यानी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया, तो वो ग्राफ जो है क्लासिकल थ्योरी उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। कुछ साइंटिस्ट ने उसको लो वेवलेंथ पे सही एक्सप्लेन किया, कुछ साइंटिस्ट ने उसको हाई वेवलेंथ पे सही एक्सप्लेन किया, लेकिन प्रॉपरली यानी कंप्लीटली उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब दूसरी बात कि इन जो अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए जो कोशिशें की गई, तो उन कोशिशों के नतीजे में फिजिक्स की एक नई ब्रांच ने जन्म लिया और उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। तो हमने उस क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेस है जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसने तमाम ऑब्जेक्ट्स के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया और उसकी वजह से अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है उसने क्लासिकल फिजिक्स को रिप्लेस किया इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में। सबसे पहला जो फिजिसिस्ट था जिसने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी वो था मैक्स प्लैंक। उसके बाद आइंस्टाइन, बोहर, बोर्न, श्रोडिंगर, डी ब्रॉगले, हाइजेनबर्ग, डेविसन एंड चर्मर और बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, इसको प्रमोट किया, यानी इसके अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना हिस्सा जो है वो डालते गए। हम आज जो बात स्टार्ट करेंगे वो बात स्टार्ट करेंगे थर्मल रेडिएशन से। अब नाम से ज़ाहिर है थर्मल रेडिएशन यानी ऐसी रेडिएशन जो टेम्परेचर की बुनियाद पे किसी भी बॉडी से निकलती हैं। तो थर्मल रेडिएशन क्या होती हैं? An object at any temperature emits electromagnetic waves in the form of thermal radiation from its surface।
कोई भी गर्म जिस्म होगा उसमें से कुछ रेडिएशन एमिट होंगी उसके टेम्परेचर की वजह से, उन रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो थर्मल रेडिएशन होती हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस पर डिपेंड करती हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट सरफेस है, जिस सरफेस से वो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, वो सरफेस किस तरह की है। मसलन आपके पास दो सरफेसेस हैं, एक है किसी मेटल की बनी हुई सरफेस, स्मूथ सरफेस, और एक किसी जो है वो नॉन मेटल यानी रफ सरफेस जो है वो बनी हुई है। दोनों सरफेसेस का टेम्परेचर एक जैसा है, तो दोनों में से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो एक जैसी नहीं होंगी, उनका पैटर्न एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो क्या है, मुख्तलिफ है। दूसरे नंबर पे केयरफुल ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं जो वहाँ से एमिट हो रही हैं, उनका जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है आपको। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तमाम जो पोर्शन की वेव्स हैं वो एमिट होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें लॉन्गर वेवलेंथ से लेके शॉर्टर वेवलेंथ तक तमाम की तमाम रेडिएशन मौजूद हैं। और ब्रॉडली हमने उन रेडिएशन को 7 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, उससे कम वेवलेंथ जो है वो माइक्रोवेव्स की होती है, उससे कम वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड वेव्स की होती है, इंफ्रारेड से कम वेवलेंथ विजिबल लाइट की होती है, विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट की होती है, एक्सरेज उनसे भी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ वो गामा रेज होती हैं। और जिसकी वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होती है एनर्जी उतनी ही क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ रेडिएशंस की वेवलेंथ एमिट होती हैं उस सरफेस में से। यानी ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो है वो एमिशन होगी, तमाम वेवलेंथ एमिट होंगी, इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, कंटिन्यूस बिहेवियर है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो उस वक्त जो थर्मल रेडिएशन होंगी वो ज़्यादातर होंगी इंफ्रारेड रेडिएशन में। यानी फ़र्ज़ करें हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब होगा, तो हमारी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है उनका जो मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करेगा, एंड हेंस द रेडिएशन इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। तो हमें वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि हमारी आंख जो है वो तो विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, तो हम उसको जो है वो नहीं देख पाते। दूसरे नंबर पे अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ग्लो करना शुरू हो जाता है। मतलब आप जानते हैं कि जो आग का शोला होता है वो ग्लो करता है और मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ कलर का शोला जो है वो आपको दिखाई देता है। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उस वक्त वो ग्लो करना शुरू कर देगा, विजिबली रेड हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं टोस्टर की कॉइल्स होती हैं, या आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा हुआ है, उसके अंदर भी एक कॉइल होती है जो रेड होना शुरू हो जाती है जब उसमें से करंट गुजरता है। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉडी के अंदर जो रेडिएशन यानी जो उसमें से एमिट होंगी वो विजिबल रीजन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर मजीद ज़्यादा हो जाएगा तो जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है वो वाइट हो जाएगा। जैसे कि टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब के अंदर मौजूद होता है। वाइट का मतलब है कि इसके अंदर रेड से लेके ब्लू तक या वायलेट तक तमाम की तमाम वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, और जब इन सब कलर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है, वाइट लाइट। यानी वाइट लाइट एक्चुअली में 7 कलर्स का क्या होती है, मिक्सचर होती है। व्हाट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी, हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बात किया कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएटर से निकलने वाली जो एनर्जी है या उसमें से निकल एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एक आइडियल सिस्टम का नाम है, और ये एक ऐसा आइडियल सिस्टम है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता रहता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो उन्हीं रेडिएशन को क्या कर लेता है, एमिट कर सकता है। तो अब ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सिस्टम दैट अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, तो ये पहली उसकी प्रॉपर्टी। और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by the black body is called black body radiation। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनाई कैसे जाएगी, बनाई ये जाएगी कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कैविटी पैदा करें, यानी इसको अंदर से क्या करें, खाली करें। आप एक साइड पे क्या करते हैं, होल पैदा करें। यहाँ पर आपने होल पैदा किया,
यहाँ से रेडिएशन इसके अंदर दाखिल होंगी। ये होल इतना बारीक है कि एक दफा जो रेडिएशन इसके अंदर दाखिल हो गई, अब उसके बाहर निकलने का या एस्केप करने का, खिसकने का कोई चांस नहीं है। वो बार बार इस ब्लैक बॉडी की इंटरनल वॉल्स के साथ टकराएगी और रिफ्लेक्ट होती जाएगी। हर रिफ्लेक्शन के ऊपर उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब होता जाएगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद वो पूरी की पूरी रेडिएशन इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। A good approximation of a black body is a small hole leading to the inside of a hollow object. Any radiation incident on the hole from the outside the cavity enters the hole and is reflected a number of times on the interior walls of the cavity. Hence the hole acts as a perfect absorber. तो ये hole जो है वो एक अच्छे absorber की तरह आपके लिए behave कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें, वैसे भी आप जानते हैं ब्लैक बॉडी क्यों कहा गया, कि ब्लैक कलर या डार्क कलर क्या होते हैं, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप इसकी इंटरनल कैविटी के ऊपर कालक मल दें, ठीक है, जिसको लैंप ब्लैक कहा जाता है, काला कोला मल दें इसके ऊपर, तो ये तमाम रेडिएशन को इजीली क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। अब क्या होगा, द नेचर ऑफ रेडिएशन leaving the cavity through the hole depends on the temperature of the cavity walls and not on the material of which the walls are made. ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब अमिट होंगी इस बॉडी से, तो उनकी जो नेचर है वो सिर्फ सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और वो उस सरफेस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और इसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने, ये आप जानते हैं कि ये कोयले पड़े हुए हैं और ये ग्लो कर रहे हैं, दहक रहे हैं, दहकते कोयले हैं। उनके अंदर आप देख लें, आपको जो है वो रेड कलर की लाइट जो है वो अमिट होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है द स्पेसेस बिटवीन द लंप्स ऑफ अ हॉट चारकोल emit light that is very much like the black body radiation। तो ये ब्लैक बॉडी से मिलता जुलता आपके पास एक एग्जांपल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम अगर बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा। ये एक ब्लैक बॉडी है, इसको एक फर्नेस में भट्टी के अंदर रख दी है और फर्नेस का काम है कि इस ब्लैक बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखना। अब इसमें से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाहर निकलेंगी, वो लाजमी सी बात है, जब रेडिएशन किसी भी जगह से निकलते हैं तो फैलना शुरू हो जाती है। सामने आपने रखा है एक मिरर, ये मिरर इन फैलने वाली रेडिएशन को मजीद फैलने से रोकेगा और इनको पैरेलल कर देगा। इसको कहते हैं कोलिमेटर, ये इनको सीधा कर देगा, ठीक है, सुधा के आगे भेजेगा। आगे आपने रखा प्रिज्म। प्रिज्म एक डिस्पर्सिव मटेरियल होता है, ये लाइट को डिस्पर्स करता है उनकी वेवलेंथ के मुताबिक। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसको कम डिस्पर्स करेगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा डिस्पर्स करेगा, यानी वेवलेंथ के मुताबिक ये उसको क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है। लेकिन ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म नहीं है, ये बना हुआ है रॉक सॉल्ट का प्रिज्म, जैसे नमक होता है, पथरीला नमक जो होता है उसका बना हुआ प्रिज्म है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि पथरीला नमक ही हमने क्यों इस्तेमाल किया। उसकी वजह ये है कि जो पथरीला नमक होता है या रॉक सॉल्ट होता है, वो तमाम की तमाम वेवलेंथ को ट्रांसमिट भी करता है और उनको डिस्पर्स भी करता है, यानी ये इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि ग्लास जो है वो इंफ्रारेड लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है और विजिबल लाइट को क्या करता है, आगे पास करता है। तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर रॉक सॉल्ट प्रिज्म रखा, यहाँ पर लाइट आके टकराई, फिर दोबारा से एक मिरर से, और टकराने के बाद फोकस होगी एक डिटेक्टर के ऊपर। ये जो रेडिएशन डिटेक्टर है इसको थर्मोपाइल डिटेक्टर कहा जाता है। थर्मोपाइल का मतलब है कि ये रेडिएशन की वजह से आने वाली जो हीट एनर्जी है उनको कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में, यानी ये क्या करता है, थर्मल वेरिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वेरिएशन में, और उसको फिर आप इस्तेमाल करते हैं इसके स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए। अब ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह का स्पेक्ट्रम है, यानी वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी ली, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ली और ये माइक्रोमीटर में प्लॉट की हुई है। जब आपने 2000 केल्विन के ऊपर जो है वो रखा, ये ग्रीन कलर की जो है वो आपको वेवलेंथ मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपको प्रीडोमिनेंटली इंफ्रारेड वेव्स जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं। ये जो 1 माइक्रो से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक की रेडिएशन है ना, ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, 3000 केल्विन कर दिया। अब ये जो रेडिएशन है ये आपको इस तरह से ये नज़र आ रही है, ये ब्लू शेड में। यहाँ पर आप देखें कि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो एमिशन इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है।
और दूसरी बात कि पहले आपको ज़्यादातर रेडिएशन एमिट हो रही थी इस 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर 1.5 के करीब। अब देखें मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो 1 माइक्रोमीटर के करीब मिल रही है। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर साइड के ऊपर शिफ्ट हो रही है। और अगर आप टेम्परेचर 4000 केल्विन के करीब कर दें तो आप देखें रेडिएशन कहाँ पर पीक मिल रही है आपको, तकरीबन रेड लाइट के करीब, ये रेड लाइट के करीब। तो ये जो पोर्शन है 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक, ये पूरा का पूरा विजिबल पोर्शन है। तो अगर आप चाहते हैं विजिबल जो है वो रीजन के अंदर एमिशन हो तो उस वक्त आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, 4000 केल्विन से ज़्यादा। अब आपको मैं एक अच्छे रेडिएटर की एग्जांपल देता हूँ, वो है सन। जो सन की सरफेस है उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। अब 6000 केल्विन जब भी टेम्परेचर होगा तो उस वक्त पीक रेडिएशन येलो कलर में आएंगी, यानी ये जो पीक है ये थोड़ी सी और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और ये येलो पे आ जाएगी, इसलिए आपको सूरज जो है वो येलो कलर का दिखाई देता है। अब है एनालिसिस ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। हम इस रेडिएशन स्पेक्ट्रम के एनालिसिस की बात करते हैं। The wavelength distribution of radiation from cavities was studied experimentally in the late 19th century, 1895 में जब आपने इसको ऑब्जर्व किया। जो किसी भी कैविटी के अंदर, यानी आप देखते हैं ना कैविटी के अंदर जो है वो 3 डायमेंशनल रेडिएशन जो है वो मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि कैविटी का मतलब है वहाँ पर वॉल्यूम मौजूद है, स्पेस मौजूद है। तो स्पेस में 3 सिमतें होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। तो वहाँ पर अगर आप क्यूबिकल कैविटी की एग्जांपल लें, फर्ज करें क्यूब है, तो आप जानते हैं क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। 2 फेसेस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, 2 वाई के, और 2 जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। इसका मतलब है वहां पर जो रेडिएशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी ऑसिलेट कर सकती हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अलोंग वाई एक्सिस के भी ऑसिलेट कर सकती हैं, और अलोंग जेड एक्सिस भी ऑसिलेट कर सकती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो 3 डायमेंशनल इंटीरियर ऑफ द कैविटी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न एस्टेब्लिश कर सकती हैं। द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द कैविटीज वॉल मेक स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैटर्न एस्टेब्लिश विद इन द 3 डायमेंशनल इंटीरियर ऑफ द कैविटी। वो कैसे हो सकती हैं, ये सामने मैं आपको बना देता हूँ। मैंने कोई सी 2 वॉल्स के दरमियान देखें, ये पहली स्टैंडिंग वेव है, इसे कहते हैं फंडामेंटल मोड, जिसमें एक ही लूप बन रही है। आप देख रहे हैं एक क्लोज लूप बन रही है। ये वेव इधर से जाकर टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, इसे कहते हैं फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट देखें, ये सेकंड मोड है। दीवारों के दरमियान फासला अभी भी वही है, बस ये जो वेव बन रही है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वेवलेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसे कहते हैं सेकंड मोड या सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें 2 लूप्स बन रही हैं। ये थर्ड मोड है, यहाँ पर 3 लूप्स बन रही हैं। और इसी तरह चौथा मोड, पांचवा मोड एंड कोई भी मोड जो है वो बन सकता है। ये तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस शो हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस भी यही हाल होगा, अलोंग जेड एक्सिस भी क्या होगा, यही हाल होगा। ठीक है, कई स्टैंडिंग वेव्स के मोड्स बन सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम में देखें 3 मोड्स जो है वो दिखाए हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड। तो मैनी स्टैंडिंग वेव मोड्स आर पॉसिबल and the distribution of the energy in the cavity among these modes determines the wavelength distribution of the radiation leaving the cavity through the hole। अब ये वाला जो ग्राफ है ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही है। इसका मतलब है ज्यादातर जो स्टैंडिंग वेव्स होंगी वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर बन रही होंगी, और बाकी जहां पर रेडिएशन इंटेंसिटी कम है वहां पर स्टैंडिंग वेव्स के जो मोड्स की तादाद है, यानी फोटोन्स की तादाद है या जो वेव्स की तादाद है वो कम होगी। और इन मोड्स को आप इस शक्ल में लिखते हैं TEM। टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक और एम का मतलब है मैग्नेटिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब नीचे यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 100। इस 100 मोड का मतलब ये है कि वेव की एक्स एक्सिस के अलोंग एक लूप बन रही है, जबकि वाई और जेड एक्सिस के अलोंग वेव ऑसिलेट ही नहीं कर रही, यानी वो सिर्फ 1 डायमेंशनल वेव है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस एक सिंगल लूप के साथ जो है वो ऑसिलेट कर रही है। अगर लिखा हो TEM 200, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग 2 लूप्स बन रही है जैसे कि यहाँ पर है, वाई और जेड के अलोंग कोई लूप जो है वो नहीं बन रही। फर्स्ट करें यूं हो TEM 110, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक लूप,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक लूप, लेकिन जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई लूप जो है वो नहीं बन रही। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके सामने आ गया, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को हमने शक्ल दी किसकी, एक मैथमेटिकल फार्मूला की। पहला फार्मूला है द टोटल पावर ऑफ द emitted रेडिएशन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो अमिट होने वाली पावर है वो भी बढ़ती है, और वो इस फॉर्मूले के मुताबिक बढ़ती है, P इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी रेज टू द पावर 4। सिग्मा क्या चीज है? सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको कहते हैं स्टीफन लॉ। ये जो लॉ यहाँ पर आपने पढ़ रहे हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, और यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4। पी का मतलब है टोटल रेडिएटेड पावर, यानी रेडिएटेड पावर एट ऑल द वेवलेंथ्स इन वॉट्स। कैपिटल टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन केल्विन। आपने टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट यूज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में यूज नहीं करना। ई का मतलब है एमिसिविटी ऑफ द सरफेस, यानी ये सरफेस कितनी अच्छी है। एक आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होती है वो 1 के बराबर होती है, लेकिन जैसे चारकोल होता है, यानी जो काला कोला होता है या जिसको कालक कहते हैं, उसके लिए ई की वैल्यू होती है 0.95। यानी जितनी अच्छी बॉडी होगी, जितनी अच्छी ब्लैक बॉडी होगी, जितनी अच्छी अब्जॉर्बर बॉडी होगी, उतना ही ई की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन आइडियली ई की वैल्यू 1, प्रैक्टिकली ई की वैल्यू जो है 1 से क्या होती है? कम होती है। और ए का मतलब है सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट हो रही है उसका एरिया कितना है। दूसरे नंबर पे द पीक ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। ये हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये जो पीक है जहाँ पर मैक्सिमम एमिशन हो रही है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती जा रही है। 2000 केल्विन पे यहाँ पर थी, 1000 केल्विन पे यहाँ पर है, सॉरी 3000 पे, और 4000 केल्विन पे यहाँ पर है। इसे कहते हैं, ये जो ऊपर वाला लॉ है इसको तो आपने कहा स्टीफन्स लॉ। ये दूसरा लॉ इसको कहा जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो द पीक ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है ये वो वाली वेवलेंथ है जहां पर इंटेंसिटी एमिशन मैक्सिमम है, यानी जहां पर पावर एमिशन जो है वो मैक्सिमम है, जहां पर एनर्जी एमिशन मैक्सिमम है। जब भी लैम्डा मैक्सिमम को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त आंसर आएगा 2.898 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन। ये मिली केल्विन नहीं है, मीटर केल्विन है। तो अब आप देखें ये टी इधर आ जाएगा तो पता चल जाएगा लैम्डा मैक्सिमम और टी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो रेडिएशन एमिशन है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या होती जाएगी? शिफ्ट होती जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन गई। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड होता है। आप जस्ट इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ें और ये दो छोटे छोटे लॉज के बारे में जो है वो डिस्कस करें। अपने नोट्स में से देखें, अपनी बुक में से देखें जो मैंने आपको बताई है, और एफएससी जो सेकेंड ईयर है उसके चैप्टर नंबर 19 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो पेपर यानी जो टॉपिक है उसको काइंडली स्टडी कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। कोई भी मसला हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।